हाँ जी, आ गए आप लोग। देख लिया पार्ट 1, मजा आ गया। यूरोप कैसा था, कैसा बना, फ्रांस ने क्या किया, ज़ोल्वेरिंग क्या था, कस्टम यूनियन, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अबे हाँ है ना, ठीक है। अब जो लास्ट स्लाइड मेरी पार्ट 1 की आपने देखी होगी, वो क्या देखी थी बेटा आपने? रिवॉल्यूशनरी। अब यहां पर रिवॉल्यूशनरीज आएंगे और रिवॉल्यूशनरीज बैंड बजाएंगे किसका? राजाओं का। और बड़ी बात यह है कि रिवॉल्यूशनरीज के जैसा लिबरल लोग भी करना शुरू कर देंगे, मतलब वो भी रिवॉल्ट करना शुरू कर देंगे। आइएगा देखते हैं आज का पार्ट 2, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पार्ट 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी तक हमने ये देख लिया कि साहब किस प्रकार से लिबरल लोगों ने कोशिश की यूरोप को एक करने की, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। अब यहां पर द एज ऑफ रिवॉल्यूशन शुरू होगा, मतलब अब क्या होगा? अब लिबरल के साथ साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिवॉल्यूशन करेंगे, जैसे गिउसेप्पे मज़ीनी, है ना, जैसे गैरिबाल्डी, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो अब रिवॉल्ट करेंगे। रिवॉल्यूशनरी कौन होता है? जो पासा पलट देता है कि भाई सामने वाला अगर नहीं मान रहा है तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे मानने को मजबूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी एसोसिएट विथ रिवॉल्यूशन। यहां पर क्या हुआ? लिबरल लोगों ने अब बोला कि भैया ऐसे तो ये लोग मान नहीं रहे, अब हम भी क्या करेंगे? रिवॉल्यूशनरीज के जैसे रिवॉल्यूशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च करेंगे, वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब लिबरल लोग आ चुके हैं रिवॉल्यूशनरीज के साथ और कुछ इस प्रकार का माहौल यूरोप में क्रिएट हो चुका है ना। इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो चुका था कि अब हाथ जोड़ के काम नहीं होगा, अब हाथ तोड़ के काम होगा। और वो कैसे होगा देखिएगा। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स और लिबरल दोनों अब वायलेंस के मूड में आ चुके हैं। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ने क्या किया? सब जगह मोटिवेट किया लोगों को, हर जगह मोटिवेट किया कि भैया हमको अपना देश बनाना है ना। इटली वालों ने अपने लोगों को मोटिवेट किया, स्विट्जरलैंड वालों ने अपने लोगों को मोटिवेट किया, पोलैंड के लोगों ने अपने लोगों को मोटिवेट किया। और इसी को फॉलो करते हुए ये रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कहां तक चले गए? ऑटोमन एम्पायर तक, आयरलैंड तक और पोलैंड तक। अरे हाँ है ना, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड। और यहां पर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप क्रिएट हो गए और कुछ इस प्रकार से रिवॉल्यूशन शुरू हो गए। सबसे पहला इसका रिजल्ट हमको दिखा जुलाई 1830 में। जुलाई 1830 में फिर से फ्रांस ने यह दिखा दिया कि अभी भी हम डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक देश लेने के पूरे मूड में हैं, क्योंकि वहां पे मोनार्की आ चुकी थी 1815 के बाद, 1815 के बाद वहां पर मोनार्की आ चुकी थी। उस मोनार्की को फिर से हटाया गया, फिर से रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसको कहा गया जुलाई रिवॉल्यूशन। और ये रहा उसका एक नजारा। जुलाई 1830 में एक फिर से रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसको हमने क्या कहा? जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में आया था। फर्स्ट राइजिंग टुक प्लेस इन फ्रांस वेयर बर्बन किंग वाज ओवरथ्रो बाय, ये देखो लिबरल फुल मूड में भाई साहब, फुल मूड में कि अब जो होगा देखा जाएगा, अधिकार तो लेंगे। ये देश तुम्हारा नहीं है, आई मीन टू से राजाओं की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश हम सबका है, फादरलैंड। जैसे हम भारत माता को माता बोलते हैं, वो लोग अपने देश को पिता बोलते थे कि हमारे पिता हैं, हम इसके सिटीजन हैं। ठीक है, और देखो इनका जो हार्डवर्क है वो काम आया और फाइनली इन्होंने फिर से मोनार्की को वहां से हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज इंस्टॉल्ड विथ लुई फिलिप एज इट्स हेड। ठीक है, लेकिन
अभी डेमोक्रेसी या रिपब्लिक नहीं मिला, इनको केवल क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिला बच्चा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि साहब पूरी सरकार तो जनता द्वारा चलाई जाएगी, जनता द्वारा चलाई जाएगी, लेकिन राजा अभी भी होगा, लेकिन राजा को भी कानून के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मतलब चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, कोई भी हो, सबको किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा? कानून के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। और यहाँ पे राजा किसको बनाया बेटा? लुई फिलिप को बनाया। ठीक है, लुई फिलिप को बनाया। अंडरलाइन करते चलिएगा, कीवर्ड करते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा, बड़ा मजा आएगा एग्जाम फोड़ने में। ठीक है, जुलाई 1830 का रिवॉल्यूशन, लिबरल्स ने बर्बन किंग का जो मोनार्की था वो हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आ गए और राजा किसको बनाया? लुई फिलिप को बनाया। जब जुलाई रिवॉल्यूशन लेड टू द डिवीजन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम नीदरलैंड। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मैंने देखा नहीं है, कहावत सुनी हुई है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वो मैंने यहां पर देखा है। ये देखिए आपने, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब आ गई, तो यहां पर क्या हुआ बच्चा? यहां पर बेल्जियम ने बोला कि हमको भी नीदरलैंड से अलग होना है, क्योंकि नीदरलैंड के लोग अलग थे, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका वो अलग था, बेल्जियम का अलग था। बेल्जियम ने बोला भाई नीदरलैंड हमारे साथ क्यों रह रहा है, गेट ब्रेक अवे फ्रॉम द नीदरलैंड। यहां पे बेल्जियम में क्या हो गया बेटा? नीदरलैंड से अलग हो गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी रुक तो जाओ, अभी धीरे धीरे सब आजाद होंगे। ग्रीस आजाद होगा, उसके बाद टर्की अलग हो जाएगा, उसके बाद स्विट्जरलैंड अलग हो जाएगा, धीरे धीरे सारे देश अलग हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट, अभी ये देखिए, उनका देखा देखी, ये जो ग्रीक है, ग्रीस है ना, जिसको आज आप ग्रीस नाम से जानते हो, इस पर पहले ऑटोमन मुस्लिम एम्पायर का शासन था। किसका शासन था? मुस्लिम एम्पायर का। ठीक है, जहां के हेड को बोला जाता था खलीफा। क्या बोलते थे बेटा? खलीफा बोलते थे, है ना। ये आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा होगा, खलीफा बोलते थे। तो इनको भी गुस्सा आ गया, बोले यार वो फ्रांस कर सकता है, बेल्जियम कर सकता है, बाकी के देश कर सकते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। ग्रीस ने क्या बोला? हम भी कर सकते हैं। और फाइनली इन लोगों ने भी क्या किया? इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई केवल इंडिपेंडेंस के लिए हो रही है। और कब हुई बेटा? 1821 में मोबिलाइज द रिवॉल्यूशनरी फीलिंग्स अमंग यूथ। यस, यूथ का यूज किया गया ना, यंग ब्लड। ठीक है, ट्रीटी फाइनली ग्रीक आजाद हो गया बहुत स्ट्रगल के बाद। और 1832 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एग्जाम होने के बाद ये ट्रीटी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और नॉलेजेबल हो जाएंगे आप लोग। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। स्वाहा। अरे हाँ ना, इंडिपेंडेंट नेशन हो गया ग्रीस भी। चलो, बेल्जियम का अच्छा हो गया, ठीक है, फ्रांस का अच्छा हो गया, ग्रीस का अच्छा हो गया, अब ये और देश बाकी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? क्या हो गया होगा? नेक्स्ट, ठीक है, हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरी बात सुनिए, आप जब रिवॉल्यूशन करते हो तो हर कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं। अब अनपढ़ लोगों को कैसे बताओगे कि यार देश बनाना है? अनपढ़ लोगों को कैसे बताओगे कि देश बनाना है? कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कमाल करना है कि बच्चा भी समझ जाए कि देश कोई चीज होती है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या आप किताबें लेके उनके पास जाओगे, लेक्चर सुनाओगे? कोई पसंद नहीं करेगा। उनके लिए कुछ ऐसा करो कि वो एक झलक में समझ जाए कि हमारा देश है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में जैसा ही नेशनल फ्लैग फ्लर करता है, जैसे उड़ता है, तो बच्चा अनपढ़ भी समझ जाएगा कि हमारे देश का झंडा है, बस। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, मतलब अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है वंदे मातरम क्या होता है, जनगण मन क्या होता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, ये सारी, महात्मा गांधी कौन है, कोई भी जानता है। अब यहां पर क्या हुआ, देश को एक करने में लिबरल लोगों ने पढ़े लिखो जैसा तरीका तो अपनाया,
लेकिन बहुत सारे लोगों ने रोमांटिसिज्म का भी इस्तेमाल किया। क्या होता है रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म मतलब जहां पर आप कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हो। कल्चर मतलब अब आपका कल्चर क्या है? आपका कल्चर क्या है? कल्चर में क्या क्या आता है? सॉन्ग्स आते हैं, डांसेस आते हैं, जैसे हमारे देश का कल्चर कथक है, कुचिपुड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से यूरोप में लोगों ने क्या किया, जो लोग अपने देश को बनाना चाह रहे हैं, जो लोग अपने देश को बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों ने सभी लोगों को मोटिवेट किया कि एक जमाने में हम एक ही कल्चर की हुआ करते थे, लेकिन दूसरे राजा ने हम पर हुकूमत करना शुरू कर दी है। अब वक्त आ चुका है कि इस राजा को हमको भगाना है और अपना देश बनाना है, अपना देश बनाना है। तो यहां पर रोमांटिसिज्म शुरू हो गया। रोमांटिज्म क्या है बेटा? रोमांटिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है जहां पर आप डांसेस का इस्तेमाल करते हो, सॉन्ग का इस्तेमाल करते हो, नेशनल फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हो, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, ताकि वो व्यक्ति भी समझ जाए जिसने कभी जिंदगी में कोई किताब नहीं उठाई कि साहब मुझे और कोई चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि ये मेरे देश की बात है। बस यही है क्या हमारा कल्चरल मूवमेंट, डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। और ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नेशनल एंथम सुनते हो, फॉर एग्जांपल ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा ने कोई मेडल जीता था, तो और वर्ल्ड कप हम जब जीतते हैं और जब नेशनल एंथम बजता है तो अनाड़ी व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। साहब उसने तो कभी कोई किताब नहीं उठाई अपनी लाइफ में, हाँ या ना? यही रोमांटिसिज्म है, ये जगाया गया, ये यूरोप में जगाया गया। ठीक है, क्या लिख कर आओगे? क्या लिख कर आओगे? ठीक है, क्या लिख कर आओगे बेटा? कि रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट डेवलप्ड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। देखो पॉइंट्स लिखने का एक रीजन ये भी है, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं और अपना एग्जाम फोड़ के आ सकते हैं। ठीक है, इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल होता है? सेकंड, पोएट्री, आर्ट, म्यूजिक एंड स्टोरी वर यूज्ड टू शेप नेशनल फीलिंग। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ठीक है, सेंटिमेंट जगाने का। फिर तीसरा पॉइंट, शेयर्ड अ कॉमन कल्चर पास्ट। सर ये क्या है शेयर्ड अ कॉमन कल्चर पास्ट? उनको याद दिलाया गया कि 100 साल पहले हम लोग कैसे थे। एक एग्जांपल देता हूं, हमारा हिंदुस्तान जब ब्रिटिशर्स के अंडर में था तो लोकमान्य तिलक ने शिवाजी की कहानियां सुनाई लोगों को कि सर याद है शिवाजी, महाराणा प्रताप याद है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मर गए थे, और हम क्या कर रहे हैं? हम अब भी ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हु आर दे? अरे जमीन हमारी है, रिसोर्सेज हमारे हैं, हु आर दे टू लिव हियर? बस सेम यूरोप में हुआ, हाँ या ना? ठीक है, तो दे शेयर्ड अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन। और क्या तगड़ा तरीका था सर, ठीक है, क्या तगड़ा है। रोमांटिसिज्म ने मैं कहता हूं उन लोगों को भी अपने साथ कर लिया जिनको देश का दे डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ नेशन। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्या हो जाएगा बेटा? फोकस्ड ऑन इमोशनल इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। इमोशंस पे काम किया गया। देखो ध्यान रखना, इमोशंस कभी दिमाग से नहीं आ सकते, इमोशन दिमाग से कभी क्रिएट हो ही नहीं सकते। आपको कोई ब्रेन की पूरी फिलॉसफी पढ़ा दे, लेकिन तभी भी इमोशंस क्रिएट नहीं कर पाएगा आप में। वो इमोशंस दिल से ही क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, और वो आपको तभी क्रिएट हो सकते हैं जब आप में कॉमननेस हो, जब आपका इतिहास एक जैसा हो, जब आपके लोग आपके आसपास हो, तब तक वो इमोशन जागते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बड़े सिलेक्शन के बाद आप यूरोप चले गए या अमेरिका चले गए, ठीक है, और आपने अपने बंदे को देखा, अपने हिंदुस्तानी बंदे को देखा, आप देखिएगा आप में इमोशन जाग जाएगा, अरे यू आर ऑल्सो एन इंडियन। क्यों? वो इमोशन ब्रिटिशर को देख के जाग नहीं रहा है। यस और नो? ये यहां पर किया गया, इमोशन जगाए गए कि ठीक है, कि याद करो, ठीक है, जैसे हमको बचपन में कहानी सुनाई जाती थी ना, या झांसी की रानी की, तो इमोशनल हो जाते थे कि यार हमारे यहाँ ऐसी भी औरतें पैदा हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए, है ना, अलग अलग प्रकार के सॉन्ग्स बजाकर, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर डांसेस सॉन्ग का इस्तेमाल कर क्या किया था? रोमांटिसिज्म को बढ़ाया जा रहा था। रोमांटिसिज्म क्या है बेटा? रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट जिसमें किस किस चीज का इस्तेमाल होता है? पोएट्री, आर्ट, म्यूजिक एंड स्टोरी, है ना, शेयर्ड अ कॉमन कल्चर पास्ट, फोकस्ड ऑन इमोशनल इंट्यूशन। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फ्यू जर्मन फिलोसोफर क्लेम that German culture was to discover among common people। ठीक है, जो मैंने समझाया वही है। तो जर्मनी के लोग क्या बोल रहे हैं भैया? तभी क्रिएट हो सकता है नेशनलिज्म
जब हम कॉमन पीपल एक साथ आ जाए, और कॉमन पीपल का मतलब क्या होता है, डेस्क वॉक, ये आपको करके जाना है, अरे हाँ है ना, ये आपको करके जाना है कि जर्मन कॉमन पीपल का मतलब क्या होता है, डेस्क वॉक होता है बेटा, डेस्क वॉक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक। और स्पिरिट ऑफ नेशन, देश का जज्बा होना चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉक गेस्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, वॉक गेस्ट, ठीक है, वॉज पॉपुलराइज। वर्नेकुलर लैंग्वेज, बेटा वर्नेकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नेकुलर लैंग्वेज? वर्नेकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, जैसे हमारे हिंदुस्तान में निमाड़ी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, ये हमारे क्या है, हमारे वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, हमारे लोकल लैंग्वेज वो है ना। तो इस भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, इस भाषा का भी इस्तेमाल किया गया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए, ठीक है, क्योंकि गांव भी थे उस समय, है ना, गांव भी थे, तो गांव में भी गए, लोगों को और इकट्ठा किया, और गांव के लोग तो ज्यादा थे, ठीक है, तो सभी को यूनाइट करने की कोशिश की गई वर्नेकुलर लैंग्वेज से, ठीक है, और इस प्रकार की चीजें बताकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ठीक है, अब इतना रिवॉल्यूशन कर रहे हो आप, इतना रिवॉल्यूशन कर रहे हो, रिवॉल्यूशन में सुकून तो होगा नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिवॉल्यूशन में सुकून तो होगा नहीं, और सुकून नहीं है, ये देखिए आप ये देख सकते हो, यहां पर वुमेन भी लड़ाई कर रही है, ये जो है राजा की तरफ से है, हर कोई यहां पे लड़ रहा है, हर कोई यहां पे लड़ रहा है, सुकून नहीं है साहब, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर भूख की लड़ाई है सर, भूख की लड़ाई है, हार्डशिप है, बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा था लोगों का, ठीक है, एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, बड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ, मतलब जिस टाइम पर नेशनलिज्म का दौर चल रहा था, जिस टाइम पर नेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उस समय लोगों की लाइफ इजी नहीं थी, लोगों की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट थी, भूख की लड़ाई थी, अरे इतना रिवॉल्यूशन हो रहा है, कहां से राजा ध्यान देगा, कहां से रिसोर्सेज आएंगे, कहां से लोगों को 2 वक्त का खाना मिल पाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1830s वर द इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, जो 1830 का जो दौर था, है ना, बड़ा ही कठिन गुजरा लोगों का, बहुत ही कठिन गुजरा, ठीक है, ठीक है। देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, जॉब मिल जाए नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं, भूख से बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, जो मैन है वो 2 वक्त का खाना अपने फैमिली को नहीं खिला पा रहा है। क्या लगता है आज का जो यूरोप है ऐसी बन गया क्या? नहीं, लोग बोल रहे अरे उनको तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, ये भी तो उनका इतिहास भी तो पढ़ो, उनका इतिहास देखो ना कैसा है, ठीक है, खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस लेड टू पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म का मतलब पुअर्टी, ठीक है। क्या होता है, फूड प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब आपके देश में अशांति हो या कोई इमरजेंसी लग गई हो। फॉर एग्जांपल कोरोना का टाइम याद कीजिए आप लोग, चीजें महंगी हुई थी कि नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, और प्रोडक्शन होना बंद हो गया मतलब चीजें अब लिमिटेड है, तो बेचने वाला क्या करता है, उसकी प्राइस ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो गरीबी तो बढ़ेगी, अरे मैं कहां से लाऊंगा, मैं कहां से खरीदूंगा, ठीक है, तो जॉब भी नहीं है, वो चीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, कितनी डेथ हुई होंगी जब आप अंदाजा लगाइए, ठीक है। लेड टू पॉपुलिज्म इन द कंट्री, ठीक है। पॉपुलेशन वाज आउट ऑन द रोड्स ड्यू टू सच सीवियर क्राइसिस एंड लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। बस बहुत हो गया साहब, मतलब मैं तो आपको इतना कहूंगा कि जब हंगर हार्डशिप का दौर आया तो फ्रांस के लोग तो इतना गुस्सा हो गए कि लुई फिलिप को भागने पे मजबूर कर दिया था, लुई फिलिप को भागने पे मजबूर कर दिया था, और ये भाई साहब भाग खड़े हुए थे। जनता जो है ना, वो अगर अपने तेवर पर आ गई, उसने अपना तेवर बता दिया, तो अच्छे अच्छे तेवर नीचे आ जाते हैं, है ना। हिंदुस्तान की हो जनता या यूरोप की हो, कहीं की भी हो, इसलिए जनता के सामने हमेशा लीडर्स क्या करते हैं, झुकते हैं कि साहब जैसा आप कहो, ठीक है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज ऑल मेल्स अबाउट 21 ग्रांटेड राइट टू वर्क। जुलाई की वो फ्रांस की कहानी बता रहे हैं वो लोग भी। लुई फिलिप को भगा दिया गया, लुई फिलिप को भगा दिया गया, और लुई फिलिप को भगाने के बाद फिर यहाँ पे नेशनल असेंबली बनी और ये अधिकार दिए गए। ये देखिए फिर फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब राजा जनता में से चुना जाएगा, और कौन होगा राजा ये हम चुनेंगे, है ना, ठीक है। ग्रांटेड सफरेज मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। ऑल मेल्स अबाउट 21 एंड गारंटी राइट टू वर्क, काम करने का भी अधिकार है आपको, ये सुनो, अरे हाँ है ना, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट,
मैंने आपसे कहा था कि लिबरल्स क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। तो लिबरल्स भी रिवॉल्ट कर रहे हैं, रिवॉल्यूशनरीज भी रिवॉल्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, 1848 में इन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया था लिबरल्स में, उसको अलग प्रकार से बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा, इन जर्मनी मेनी मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन आर्टिसन इन फ्रैंकफर्ट। ये देखिएगा, फ्रांस में लुई फिलिप को जब भगाया तो जर्मनी को भी दिमाग आया, जर्मन के लोगों को भी उनके सेंटिमेंट जागे कि यार ये फ्रांस कर सकता है, फ्रांस ने अपना देश रिपब्लिक कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू कैन डू आई कैन ऑल्सो डू, ठीक है। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपना खुद का एक पार्लियामेंट बनाया जिसका नाम क्या था बेटा, फ्रैंकफर्ट। जिसका नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट। डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। क्या बनाना चाह रहे थे ये लोग, एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाना चाह रहे थे। कहां पर, फ्रैंकफर्ट, जो एक जगह है कहां पर, जर्मनी में। ये सब लोग कहां मिले, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च। जगह का नाम क्या था, सेंट पॉल चर्च में। फ्रैंकफर्ट जगह जो सिटी है वहां पर सेंट पॉल चर्च था और वहां पर इन लोगों ने अपनी पार्लियामेंट बना ली। वुमेन वर ऑब्जर्वर्स ओनली, वुमेन का कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन वुमेन के वहां पर ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बच्चा, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनने के बाद, हालांकि वहां के राजा ने कभी इजाजत नहीं दी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाने की, बाद में वो डिसबैंड हो गया था, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर जर्मनी में कुछ ऐसा हुआ जो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमने। क्या हुआ सुनिएगा, क्या हुआ सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। नेशनलिज्म जब चल रहा था तो उसी टाइम पर बहुत सारी टेरिटरीज दूसरी टेरिटरीज पे नजर रखी हुई थी, दूसरे टेरिटरीज पे नजर रखी हुई थी। जैसे ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी का पूरा इलाका मेरा हो जाए। अच्छा, गुलाब जामुन है जो गप्पे से खा जाओगे, हैं, ठीक है। यहां पर दूसरी टेरिटरी जब नजर रखी हुई थी तो यहां की जर्मनी की आर्मी को समझ में आ गया कि भैया अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो जर्मनी का इलाका गया, जर्मनी का जो इलाका है वो चला जाएगा, ठीक है। अब जर्मनी का इलाका मतलब, सर आप तो बोल रहे थे जर्मनी एक नहीं था, जर्मनी का इलाका चला जाएगा मतलब जो हमारे हाथ में वो भी चला जाएगा। तो अब जितनी भी टेरिटरी जो जर्मनी के अंडर में आती थी उनको बचाने का जिम्मा किसने उठाया बच्चा, वहां की आर्मी ने, और ये भी डिसाइड किया कि एक टाइम पर जो हिस्से जर्मनी में आते थे वो जर्मनी के हिस्से भी हमको दे दो, ठीक है। ऑस्ट्रिया से लिए जाएंगे, फ्रांस से लिए जाएंगे, डेनमार्क से लिए जाएंगे और जर्मनी को एक किया जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। तो ये काम जो किया वो किसने किया, आर्मी ने। नेशनलिज्म चल रहा था लेकिन नेशनलिज्म को थोड़ा दबा दिया गया आर्मी के द्वारा कि भाई चुप बैठो यार, होना जाना कुछ है नहीं तुमसे, ठीक है, चुप बैठो, ठीक है। तो आर्मी ने दबा दिया और क्या किया, ये सारे के सारे मोनार्की जो कंबाइंड फोर्सेस है मोनार्की वो मिली और इनका सपोर्ट किया किसने, जंकर्स ने, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जिनके पास जमीन है, 100 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, 600 एकड़ जमीन, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई लैंडलॉर्ड्स को तो नुकसान हो जाएगा, अरे दूसरा देश मेरे पर अगर अटैक कर देगा तो मेरे को तो नुकसान है सर, क्यों, मेरी तो जमीन चली जाएगी। जिसको फायदा है वही सपोर्ट करता है सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोनार्की ने, आर्मी ने और लैंडलॉर्ड्स ने, इन तीनों ने एक ग्रुप बनाया और फाइनली ये जर्मनी हिस्सा हाथ में आया, ये बन गया आपका जर्मनी, और ये व्यक्ति जो था ये उसमें मेन रोल प्ले कर रहा था जिसका नाम था ओटोवान बिस्मार्क। क्या नाम था बच्चा, ओटोवान बिस्मार्क। ये व्यक्ति मेन है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ देखिएगा, ठीक है। लेड बाय ओटोवान बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर फ्रॉम प्रशिया। प्रशिया क्या है, ठीक है। प्रशिया एक एरिया हुआ करता था, है ना, ये वाला इलाका हुआ करता था, ठीक है। प्रशिया ये वाला इलाका हुआ करता था। वहां की आर्मी बड़ी स्ट्रांग थी, इन्होंने बोला कि ठीक है भैया अब बहुत हो गया, अब जर्मनी को एक करना पड़ेगा। तो ये बंदा जो था सुपरमैन, ठीक है, इसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, ठीक है, जर्मनी को एक करने की, और फाइनली क्या किया, ओटोवान बिस्मार्क यहां पर इनिशिएट करता है किसको एक बनाने में,
जर्मनी को एक बनाने में। जर्मनी, मैं आपको बता दूं, अभी लोगों का कोई रोल नहीं है, अभी लोगों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आर्मी काम कर रही है, ठीक है, अभी यहाँ पे आर्मी काम कर रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ओटो वन बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयां लड़ी सर 7 साल तक। अब 7 साल तक ये नहीं कि वही बंदूक लेकर खड़ा है वो 7 साल तक, नहीं, 7 साल तक मतलब कभी लड़ाई हुई, कभी शांत हुई, कभी लड़ाई हुई, कभी शांत हुई। जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ कोल्ड वॉर चलती रहती है ना, कभी वो कुछ बोल देते हैं, कभी हम कुछ बोल देते हैं। तो बेटा 3 साल तक लड़ाई चलती रही, कितने साल तक, 7 साल तक, 3 वॉर हुई 7 साल तक। और किसके साथ हुई, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ये तीनों देशों ने जर्मन के हिस्से कब्जे कर रखे थे, इन तीनों देशों ने जर्मनी के हिस्से कब्जे कर रखे थे। और फाइनली पूरा का पूरा ये लड़ाई लड़कर जर्मनी क्या हो गया, प्रशिया क्या हो गया, यहां पर जीत गया, और जर्मनी क्या हो गया, एक हो गया। यहां पे कौन जीत गया था, प्रशिया जीत गया था, और प्रशिया ने क्या किया, जर्मनी को एक कर दिया। फाइनली वो दिन आया जिस दिन का सबको इंतजार था, 1871 में, जनवरी 1871 में, एकदम कड़कड़ाटी ठंड में, ठीक है, प्रशियन किंग काइजर विलियम फर्स्ट was proclaimed as emperor in Versailles। जर्मन एम्पायर का राजा डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका नाम था काइजर विलियम। इसका क्या नाम था बेटा, काइजर विलियम फर्स्ट। अरे हाँ या ना, समझ में आया, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। नेक्स्ट, अब बारीक बात करते हैं इटली की। देखो सबको जोश आ रहा है, सबको जोश आ रहा है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, वो देश आता तो हम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इटली की। इटली कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। समझ लो कि इटली ना के बराबर था, है ना, इटली पहले से इतना था, इटली ना के बराबर था, इसको कंट्रोल करके रखा था हैब्सबर्ग एम्पायर ने। किसने करके रखा था, हैब्सबर्ग एम्पायर ने। किसने कंट्रोल करके रखा था, हैब्सबर्ग एम्पायर ने, ठीक है। ये देखो, एक कुछ इस प्रकार से था इटली। ये देखो, यहाँ पे कोई और राजा रह रहा है, यहाँ पे कोई और राजा रह रहा है, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, यहाँ पे कोई और, ठीक है। अरे छोटा सा तो एरिया है, उसको भी आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, है ना। और यहाँ पर जो मेन राजा है वो तो है ही नहीं, है ना, वो केवल बेचारा एक ही इलाके में रह रहा है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट में रह रहा है ना, वो केवल एक ही इलाके में रह रहे। बाकी सब में ऐसे राजा है जो इटली के नहीं है, उन्होंने हथिया रखी है जमीन, कहां की, इटली की। तो उसको अपना करना है कि नहीं करना है, जैसे जर्मनी ने किया। अब देखते क्या होगा, ठीक है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर से हमारी लड़ाई है, इटली को एक करना है। इन मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। अरे बात बताओ, मतलब आप एक गुलाब जामुन लो, गुलाब जामुन को 7 हिस्सों में बांटो, ठीक है, क्या आएगा आपके हाथ में, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यही हालत किसकी थी बेचारे, इटली की। तो इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था, 7 स्टेट में बटा हुआ था, और यहां पर केवल एक जगह पर इटली का मेन राजा राज करता था, जहां पर जगह का नाम क्या था बेटा, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस हाउस, ठीक है। एक ही जगह पर राज कर रहा था बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर इस इटली को एक करने में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया किसने, गियुसेप्पे मज़ीनी ने, ठीक है। ये देखो, गियुसेप्पे मज़ीनी ने क्या किया, इसने लोगों को मोटिवेट किया। इसने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया कि यार एक बात बताओ, तुम्हारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, कोई दूसरा राजा तुम्हारे देश पे राज करता है, मतलब तुम हो कौन, ठीक है। लुक एट दी फ्रांस, लुक एट दी बेल्जियम, लुक एट दी जर्मनी, अब हमारा वक्त है, अब हमको इटली को एक करना है। तो इस व्यक्ति ने, हालांकि इसकी एज कोई कम नहीं थी, यूथ नहीं था, ये 40 साल का बंदा था, ठीक है ना, ये 40 साल का बंदा था। तो इसने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया एंड फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। यंग इटली बनाया, ग्रुप बनाया, ताकि ग्रुप में अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो लोगों को। लेकिन ये फेल हो गया, फेल तो हुआ, लेकिन लोगों को ये समझा के गया कि हमको इटली को क्या करना है, एक करना है। फाइनली इतना मोटिवेशन देकर गया कि राजा भी मोटिवेट हो गया। ये देखो, राजा खुद मोटिवेट हो रहा है, अभी तक तो नहीं हो रहा था, है ना। एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर सही व्यक्ति हो और उसके इंटेंशन सही हो तो वो मुर्दे को भी खड़ा कर देगा। एक प्रकार से भाई राजा मुर्दा ही तो था। अरे यार, तेरे देश में तेरा इतना बड़ा देश है, मान लो कि इंडिया है ना, और हिंदुस्तान के लोग केवल दिल्ली में रह रहे हैं और बाकी सब जगह दूसरे देश के लोग रह रहे हैं। तो हम तो जी भी रहे हैं, लेकिन तभी भी मरे हुए माने जाएंगे।
हाँ है ना। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मोटिवेट किया इस व्यक्ति को। ये था मेन राजा इटली का, सार्डिनिया पिडमॉन्ट में राज करता था। नाम क्या था, किंग विक्टर एमेनुअल टू। किंग विक्टर एमेनुअल टू सार्डिनिया इनिशिएटेड टू इटली थ्रू वॉर। इसने बोला भैया बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो रही है, सुनील सर बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, क्या करना है हमको, इटली को भी एक करना है। क्या करना है बेटा, इटली को भी एक करना है। और भाई साहब निकल पड़े किसको एक करने के लिए, इटली को एक करने के लिए। ठीक है, उस राजा के साथ साथ विक्टर एमेनुअल टू के साथ साथ दो लोग और शामिल थे। एक था इटली का चीफ मिनिस्टर केवूर, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का चीफ मिनिस्टर केवूर माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्लानिंग का मास्टर कहा जाता था केवूर को। ठीक है, और एक था गैरीबल्डी। गैरीबल्डी अपने जमाने का योद्धा, ठीक है, जिसने सदर्न इटली को आजाद करवाया। ठीक है, गैरीबल्डी। ठीक है, और ये रहा था केवूर। ठीक है, केवूर चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली डिफीटेड ऑस्ट्रिया। पहली फुर्सत में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया को हराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर भी कब्जा किया हुआ था, जर्मनी पर भी कब्जा किया हुआ था, इटली पर भी कब्जा किया हुआ था। सोचो इतने ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, उनको अगर आपने कब्जा कर रखा है और उसको अगर आप हरा रहे हो तो आप कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हो। ही वॉज लाइक चाणक्य था अपने जमाने का। ठीक है, और इसी के साथ साथ गिरसिपी गैरीबल्डी यूनिफाइडेड सदर्न इटली। ठीक है, किसको एक कर दिया, सदर्न इटली को एक कर दिया, है ना। दो हिस्से, नदन और सदर्न, है ना। नदन में केवूर संभाल रहा था और सदर्न इटली में कौन संभाल रहा था बच्चा, गैरीबल्डी संभाल रहा था। फाइनली वो दिन आया जब इटली एक हो गया। 1861 विक्टर एमेनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। और यहां का राजा कौन बना, विक्टर एमेनुअल टू, दैट इज यू। ये है ना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये ब्रिटेन का केस, ये केस अलग ही था साहब। ब्रिटेन हमेशा से ही अलग ही रहा है। ठीक है, लोगों को लूटना, देशों को लूटना, वहां का रिसोर्सेज दूसरी अपने देश ले जाना, बेचना, प्रॉफिट कमाना, मतलब चोरों की बहुत बड़ी फैमिली है ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये केस क्या है सुनिएगा। सबसे पहले तो यार हम एनसीईआरटी से पूछना चाहेंगे कि भाई तूने इसको स्ट्रेंज क्यों बोला, तूने इसको स्ट्रेंज केस क्यों बोला ब्रिटेन का। सुनो क्या हो रहा था, यूरोप जब अपने अपने देशों को बना रहा था, ये लोग दूसरे के देशों को तोड़ रहे थे। जब यूरोप अपने अपने देशों को बना रहा था, ये लोग दूसरे के देशों को तोड़ रहे थे। सर फॉर एग्जांपल ये देखिए, स्कॉटलैंड बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, स्कॉटलैंड को खींच लिया अपनी तरफ। नीदरलैंड गरीब, आयरलैंड अपनी तरफ खींच लिया। ये देखो इधर और वेल्स नाम का बहुत छोटू सा आइलैंड था, बिद्दू सा, उसको भी अपनी तरफ खींच लिया और ये बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये बना, यूके बना। ठीक है, ये देखिए, देयर वाज नो ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में नामो निशान नहीं था इस देश का। आई मीन टू से कोई पार्लियामेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स, आइल्स मतलब आइलैंड है ना। बहुत सारे बच्चे मैंने जब क्लास में ही पढ़ाया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, आइल्स क्या होता है। आइल्स कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, आइलैंड होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का शुरू से एक रोला रहा है बच्चों को डराने का, क्योंकि बच्चे वैसे डरेंगे नहीं, है ना। तो बच्चों को शब्दों से डरा दो, शब्दों के साथ खेलना अगर आपको आ गया, चैप्टर आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। आयरिश मतलब आयरलैंड। ठीक है, यहां पर ये चार आइलैंड थे, 1, 2, 3 और ये 4। उसमें सबसे पावरफुल था इंग्लैंड। अब सबसे पावरफुल जो इंग्लैंड था वो देखो अब कैसे बनाता है। इन 1688 मतलब 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एज अ सेंटर वाज फोर्स्ड। ब्रिटिश ने बोला कि यार पैसा तो बहुत आ गया अपने पास, और पैसा आएगा क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में करके रखा हुआ था। कॉलोनी थी साहब बहुत बड़ी। अरे आपकी कॉलोनी नहीं, देवपुरी कॉलोनी और राम कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस देश को भी हथियार रखा है, इस देश को भी और इस देश को, इसको बोलते हैं कॉलोनीज। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कॉलोनीज। इन लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट बनाया। क्या किया, पार्लियामेंट बनाया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई। वहां पर भी लोगों ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था। राजा को बिठा दिया यहां पर कि बेटा तू बैठ,
है ना, हालांकि पहली रानी थी, यहां पर बिठा दिया और पूरा का पूरा साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया, किसने, लोगों ने। और यहां पर आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो आज तक चल रहा है। बहुत बड़ी बात है, इतने मॉडर्न जमाने में जहां हम चांद पर पहुंच गए, हम मार्स पर पहुंच गए, हम सूरज पर अब शायद वहां की भी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे, अभी भी ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आप समझ पा रहे हो किस प्रकार से राजा या रानी ने हैंडल किया होगा। तो ये 17वीं सेंचुरी से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो इन लोगों ने पार्लियामेंट बना लिया साहब। अब पार्लियामेंट में इन लोगों ने कानून ऐसा पास कर दिया कि स्कॉटलैंड तो गरीब है, इसकी रक्षा हमको करनी है, इसलिए कम स्कॉटलैंड एंड मर्ज इनटू द इंग्लैंड। वाह क्या बात है साहब। इसलिए दुनिया में सब कुछ रहो, गरीब कभी मत रहो। इसका एग्जांपल देता हूं, ये देखो 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये क्वेश्चन आता है। 1707 में कौन कौन एक हो जाता है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाता है। रिजल्टेड इन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। आप जो बोलते हैं ना यूके जा रहा हूं, यूके मत बोलो उसको, क्योंकि यूके का आप कह रहे हो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की शेयर करने जा रहे हो, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन तब बना जब स्कॉटलैंड एक हो गया। पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश। जब पार्लियामेंट में ही इंग्लिश वाले लोग ज्यादा हैं तो कानून पास करना है। कानून में क्या है, स्कॉटलैंड पे कब्जा करना है क्या, यस सर करना है। सिंपल सा है भाई साहब। मेजोरिटी जहां पर होती है जीत वहां पर होती है, ठीक है। स्कॉटलैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड ने अपने घुटने टेक दिए कि ठीक है भाई बाप, जैसा आप कहो। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हो गया 1707 में, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके, ठीक है। सेम पॉइंट है, ठीक है। आयरलैंड को भी, आयरलैंड तो बहुत छोटा सा देश था, ये देखिए आप, है ना, एक छोटा सा आइलैंड है, इसको भी एक कर लिया। और अब यहां पर जो नया ब्रिटेन बनकर आया वो ये बनकर आया। कभी आपने ब्रिटेन का झंडा देखा होगा, एक्चुअली में ये जो झंडा है यूनियन जैक कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनियन जैक। क्या कहलाता है बच्चा, यूनियन जैक। इसमें तीनों देशों के पार्ट लगे हुए हैं। ये जो ब्लू वाला है ये स्कॉटलैंड का है, ब्लू वाला जो क्रॉस है वो स्कॉटलैंड का है, ये रेड वाला जो है क्रॉस वो आयरलैंड का है, और ये जो प्लस का चिन्ह है, प्लस का, ये इंग्लैंड का है। और ये तीनों के तीनों इन्होंने अपने झंडे में लगा दिए। बोले जाओ अब तुम अलग भी हो गए, जाने तो जाओगे हमारे इनाम से। ये होता है साहब रौला कि एक ही बार काम करूंगा और जन्म भर के लिए तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, चाहे तुम मुझसे जुदा ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया, यूनियन जैक, जिसको क्या कहते हैं हम, यूनियन जैक। आजकल इसके चड्डे भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्रिएट किया गया, क्योंकि देश बन गया ना, ये अब देश बन चुका है, पहले देश नहीं था, ये अब क्या बन चुका है, देश बन चुका है, ब्रिटेन, ठीक है। आपने जनरल देखा होगा किसी भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, उसको ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है या इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूनियन जैक, ये एग्जाम में आ सकता है। ब्रिटिश फ्लैग कौन सा है, यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। राजा के लिए तो हमेशा ही नतमस्तक ही रहे, है ना, राजा के लिए हमेशा नतमस्तक रहे, राजा हो या रानी। नेशनल एंथम क्या था इनका, गॉड सेव आवर नोबल किंग। लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश। अरे स्कॉटलैंड के गरीबों से भी पूछ लो कि स्कॉटिश रखे क्या, बोले नहीं साहब। आयरलैंड से पूछो आयरिश रखे क्या, बोले नहीं साहब। कौन सी रखे, इंग्लिश रखो। और इन्होंने जो किया साहब वो कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया में इंग्लिश ही इंग्लिश हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, याद कीजिए रोमांटिज्म पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। क्या होता है सर कि जब तक दिखता नहीं तब तक बिकता नहीं। मैं इसको प्रूव करके बता सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मुझे भारत देश को आजाद कराना है और मैं रोज लेक्चर दे रहा हूं, हमें भारत देश को आजाद कराना है, भारत देश को आजाद कराना है। लोगों को एक महीना में लेक्चर दिया, नहीं समझ में आया। अब मैंने एक भारत माता बनाई, एक क्या बनाई बेटा, भारत माता बनाई, भारत माता बनाई। और हमने बोला देखो हमारा देश कुछ ऐसा है और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि 50% लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो अपनी अकल लगाएंगे, लेकिन 50% लोगों को लगेगा कि हाँ यार ऐसा ही कुछ है, तो इनको तो आजाद कराना है। मैं इसका एग्जांपल एक और दे सकता हूं। इटली को जब आजाद कराया गया तो लोगों को यह लगता था कि इटली किसी रानी का नाम है, जबकि इटली किसी देश का नाम था। और लोग सारे निकल पड़े रानी को आजाद करने के लिए, हाँ या ना। तो ध्यान दीजिएगा,
अब नेशन को कैसे इमेजिन किया जा रहा है? किसी कैरेक्टर के रूप में, किसी वुमेन के रूप में, कि देखो ये अपना देश ऐसा है, अपना देश ऐसा है, अब इसको आजाद कराना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लेडी दिख रही है जर्मेनिया है बेटा। कौन है? जर्मेनिया। जर्मनी के लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, जर्मनी के लोगों ने इस स्टेच्यू का इस्तेमाल किया, बनाई हुई थी ये। ठीक है, इसको कहा जाता है एलिगरी। इसको क्या कहा जाता है? जो मैंने अभी डिफाइन किया उसको कहा जाता है एलिगरी। एलिगरी का मतलब जब आप किसी पर्सन को, ठीक है, एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन, जब आप नेशन को एक पर्सन के रूप में प्रस्तुत करें, उसको क्या कहते हैं? एलिगरी कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं पर्सन ही हो। ठीक है, इंस्टेंट ग्रीड, envy, free, liberty expressed through a person or thing which can be symbolic। जब आप अपने देश को किसी चीज, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं पर्सन ही हो, पर्सन या थिंग, पर्सन या थिंग के रूप में प्रस्तुत करो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिगरी बोलते हैं। और जनरली फीमेल एलिगरी औरत को ही लिया गया। बता दो एक भी ऐसा देश जहां पे बाप को लिया गया है? नहीं लिया गया। बहुत कम देश होंगे जिनके नाम हम जानते भी नहीं होंगे। फीमेल को ज्यादा किया। अब फीमेल को क्यों लिया गया ज्यादा से ज्यादा? व्हाई फीमेल? क्योंकि साहब दुनिया जानती है कि पुरुष सब कुछ कर सकता है, दूसरा इंसान पैदा नहीं कर सकता, वो काम फीमेल ही कर सकती है या ना? तो मातृभूमि से पैदा हुए हम लोग, मातृभूमि से पैदा हुए हम लोग, इसलिए यहाँ पे फीमेल एलिगरी ली जाती है हमेशा, है ना? हम लोग एक जननी कि भाई हमारा देश है और हम इसमें से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। ठीक है, और पैदा कौन करती है? फीमेल करती है। तो फीमेल एलिगरी इसलिए लिया जाता है। फीमेल एलिगरी वाज यूज्ड टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक इन फ्रांस। और जब वो कोई इमेज बनाते थे, जब वो कोई कैरेक्टर बनाते थे, तो वहां पर तरह तरह की चीजें रख देते थे। जैसे ये ओक लीव्स का क्राउन है, तो ओक लीव्स मतलब हीरोइज्म, हीरोइज्म मतलब बहादुरी। ठीक है, बहादुरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिबर्टी, लिबर्टी को, जस्टिस को, रिपब्लिक को उस इमेज में दिखाते थे कि देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। Isn't it? ठीक है, लिबर्टी इज एट्रिब्यूटेड एज रेड कैप। लिबर्टी, रेड कैप से क्या शो होता था? लिबर्टी शो होता था, आजाद। लिबर्टी मतलब आजाद। ठीक है, और ब्रोकन चेन्स। ठीक है, या तो वो रेड कैप से दर्शाते थे लिबर्टी को, या तो टूटी हुई हथकड़ी से कि हम आजाद हो चुके हैं। या एग्जाम में आ सकता है लिबर्टी को किससे बताते बेटा? रेड कैप से या ब्रोकन चेन। और जस्टिस को किससे बताते हैं? वो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में चलती थी, लेकिन उसको हटा दिया गया अब, है ना? क्यों? अंधी क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दिखता नहीं, मुझे तो सिर्फ सबूत और गवाह दिखता है। मुझे मेरे सामने मेरी बेटी भी खड़ी हो तो मुझे नहीं दिखाई दे रही वो, मुझे केवल सबूत और गवाह दिखाइए। अगर ये इक्वल हो गए तो जस्टिस मिल जाएगा। तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन क्या बताती थी? जस्टिस बताती थी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, जर्मेनिया, जर्मनी में किसको रखा गया था? जर्मेनिया माता को, है ना? जर्मेनिया माता को। और फ्रांस में किसको रखा गया था? है ना? क्रिश्चियन मैरीने को रखा गया था। ये रही आपकी क्रिश्चियन मैरीने बच्चा, ये रही आपकी क्रिश्चियन मैरीने, और ये रही आपकी जर्मेनिया। ये कौन है बच्चा? जर्मेनिया। ठीक है, अ पॉपुलर क्रिश्चियन मैरी इन फ्रांस वाज यूज्ड एज एलिगरी। सिमिलरली जर्मनी बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। और ये रही ओक लीव्स, ये पालक की सब्जी नहीं है, ओक लीव्स है। ठीक है, जर्मनी में ओक लीव्स का क्राउन बनाकर वो लोग लगाते थे उस स्टेच्यू पर, ये बताने के लिए, क्योंकि ओक लीव्स किसको शो करता है बच्चा? हीरोइज्म को शो करता है। किसको शो करता है? हीरोइज्म को शो करता है, हाँ या ना? ये तो अपने हिंदुस्तान के बच्चे तो इसको पालक की सब्जी समझ लेंगे, अरे यही होगा सर। नहीं, ये नहीं है ना? नहीं तो वही लिख दिया कि सर ये किसको शो करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब ये अलग ही ड्रामा था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है साहब। मान लीजिए कि दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब जितने भी हमारे घर के बड़े हैं, है ना, बड़ी दीदी है, छोटी, अब ये लोगों ने शॉपिंग का माहौल बना रखा है घर में। सब डिस्कस कर रहे हैं खाना खाते खाते कि भाई मैं तो जो है 5,000 का सूट लूंगा, मैं तो 6,000 की सूट लूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी। अब छोटा सा तो बच्चा वो सब सुन रहा है, बोला अच्छा बेटा लंबी चौड़ी शॉपिंग होने जा रही है और मेरे लिए, तो वो भी सुन रहा है। यूरोप में कुछ ऐसा ही हुआ। यूरोप में छोटे छोटे देश जिनकी कोई पहचान नहीं थी,
वो लोग भी खड़े हो गए, बोले हमको भी आजाद होना है, बहुत हो गया अब तुम्हारा, हाँ या ना। अरे बड़े बड़े देश तो बन गए, ब्रिटेन बन गया, जर्मनी बन गया, इटली बन गया, बेल्जियम बन गया, फ्रांस बन गया, देश बन गए, अब हमको भी आजाद होना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज भी हम बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको ये नाम कम याद होंगे, कम याद होंगे। कौन जानता है बोस्निया को, बता दो आप, क्योंकि बहुत छोटा देश है। ये छोटा देश भी अब क्या हो गया साहब, इसको भी एटीट्यूड आ गया कि नहीं अब मैं भी आजाद हूंगा। क्यों? क्योंकि ये किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। किसके अंडर में था बच्चा? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। और ये सारे के सारे स्टेट कहलाते थे बाल्कन स्टेट्स। क्या कहलाते थे? बाल्कन। अरे यूपी का बाल्कन नहीं तो यूपी के बच्चे बोलेंगे बाल्कन मतलब बालक, नहीं 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 नहीं, ठीक है, बाल्कन्स, ठीक है, किसी कारण से उनको बाल्कन कहते थे, तो इनको बाल्कन स्टेट कहा जाता था। वो रहे उनके नाम, रोमानिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्निया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें कुछ नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे ग्रीस सुना होगा, जैसे क्रोएशिया सुना होगा, ठीक है, इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन बाकी के नाम नहीं सुने हैं। तो इतने छोटे देश थे, ठीक है, तो इन लोगों को भी गुस्सा आ गया कि हमको भी हमारा देश चाहिए, हम भी अपना देश क्रिएट करेंगे। और यहां के लोगों को कहा जाता था स्लाव्स, SLAVS। क्या कहा जाता था बच्चा? स्लाव्स। स्लाव्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि स्लैविश एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? स्लैविश क्या होती है? लैंग्वेज होती है। क्या होती है बच्चा? लैंग्वेज। इसलिए उनको क्या कहा जाता था? स्लाव्स। अरे हाँ या ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चा, बाल्कन स्टेट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अभी बताया मैंने, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। अरे किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, मुस्लिम एम्पायर के अंडर में था, तो उससे हमको आजाद होना है। ये देखिए साहब, ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, विद द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, द रीजन बिकेम वेरी एक्सप्लोसिव। रोमांटिज्म का असर यहां तक था, छोटे मोटे देश भी उचक गए, बोले हमको भी चाहिए सर आजादी, तो हम भी लेंगे। ठीक है, स्टेट ब्रोक अवे, सब ने अपने अपने देशों के लिए क्या किया? क्या किया साहब? लड़ाई लड़ी। ठीक है, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो फाइनली अपने अपने देशों को क्या डिक्लेयर कर दिया? इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, द अदर राइवलरी पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, है ना, ये सब कैप्चर करना चाह रहे थे उन देशों को। अब मेरी बात सुनिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये उन देशों को कैप्चर करना चाह रहे थे। इसी कारण इस दुनिया में पहली बार एक युद्ध शुरू हुआ जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1। अब समझ में आया नेशनलिज्म यूरोप से कैसे विश्व युद्ध की लिंक जुड़ गई। तो विश्व युद्ध की लिंक कैसे जुड़ी कि साहब आप छोटे छोटे देशों को भी क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। छोटे छोटे देशों को भी आप क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। इनके द्वारा परेशान किया जा रहा था, वो लोग नहीं मान रहे थे। रशिया बोल रहा था उन इलाकों को मैं लूंगा, जर्मनी बोल रहा था मैं लूंगा, इंग्लैंड बोल रहा मैं लूंगा। वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और इसी को हमने क्या कहा? वर्ल्ड वॉर 1, 1914 to 1918। अरे हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट ये मैप है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये इलाका कैसा दिखता था। ये देखिए ऑटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था। इसमें ढूंढ के बता दीजिए आप मुझे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। अरे जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? क्यों ढूंढ रहे हो? फालतू के मेहनत कर रहे हो। टर्की बन गया, रोमानिया अलग हो गया, पोलैंड अलग हो गया, ठीक है, जर्मनी अलग हो गया। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 को धन्यवाद दीजिए कि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ हमारे यूरोप को एक अच्छे से कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जहां पर सभी देशों ने अपने अपने देशों की गवर्नमेंट को एंजॉय किया। अरे हाँ या ना? और इसी के साथ आज का जो पार्ट 2 है यूरोप का, वो क्या होगा मेरा बच्चा?
कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ताकि मेरा हर बच्चा फोड़ कराए एसएसटी का एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, लिबरल्स लोग क्या करने लगे, यहां पर रिवॉल्ट करने लगे। रिवॉल्यूशनरीज ने क्या बना ली बच्चा, रिवॉल्यूशनरीज ने क्या बना ली, सीक्रेट सोसाइटी बना ली, सीक्रेट सोसाइटी बना ली। तीसरा क्या हुआ, रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल हुआ, रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल हुआ। तो चौथा क्या हुआ, एलिगरी का इस्तेमाल हुआ, एलिगरी का इस्तेमाल हुआ। पांचवा, फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, बेल्जियम अलग हो गया, और फाइनली यहां पर बाल्कन स्टेट्स अलग हो गए और वर्ल्ड वॉर 1 क्रिएट हो गया और नया यूरोप तैयार हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊंगा, प्रिंट कल्चर के साथ आऊंगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है उस चैप्टर में, सेम स्टडी के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धांसू रूप से पढ़ते रहिए। कुछ ही दिन बचे हैं, फोड़ के आना है, हर सब्जेक्ट फोड़ के आना है, लेकिन एसएसटी को तो तोड़ के आना है कि ये लो सर पेपर लो, आपका पूरा का पूरा फोड़ दिया है। अरे हाँ है ना। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए रेजोनेंस इंदौर की तरफ से, सुनील सर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का जय हिंद।